हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र हिस्ट्री का डिस्कशन है। हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास को डिस्कस करें, जिसमें आज का टॉपिक है सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज। सबसे पहले इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, इसके बाद इस पर आधारित अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को एनालिसिस करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। उन्होंने 1919 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और 1920 में वह भारतीय नागरिक सेवा में उत्तीर्ण हुए, आईसीएस में सफल हुए। बाद में उन्होंने इस पद से त्यागपत्र दे दिया और वर्ष 1938-1939 में कांग्रेस के ये अध्यक्ष बने। 1939 में कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र देकर इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। वर्ष 1941 में ये जर्मनी चले गए। उन्होंने वर्ष 1943 में आजाद हिंद फौज की कमान संभाली। उन्हें नेताजी के नाम से याद किया जाता है। सुभाष चंद्र बोस को 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा शांति निकेतन में देश नायक की उपाधि से सम्मानित किया गया था। देश नायक। महात्मा गांधी ने उन्हें देशभक्तों का देशभक्त कहा था। सुभाष चंद्र बोस 3 अप्रैल 1941 को जर्मनी पहुंचे। 6 माह बाद जर्मन विदेश मंत्रालय की सहायता से उन्होंने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया, जहां से वे आजादी के पक्ष में पर्चे छपवाते थे और भाषण देते थे। 1941 के अंत तक जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने निर्वासित आजाद हिंद सरकार को मान्यता दे दी और सुभाष चंद्र बोस को आजादी की लड़ाई के लिए सेना गठित करने की सहमति प्रदान कर दी। 1942 में सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी के जनरल इरविन रोमेल के उत्तरी अफ्रीका अभियान के दौरान पकड़े गए भारतीय युद्ध बंदियों को भर्ती करके 10,000 सैनिकों का दल गठित किया। इसे ही द फ्री इंडियन लीजन कहा गया। आजाद हिंद फौज की स्थापना कैप्टन मोहन सिंह ने की थी। वे ब्रिटेन के भारतीय सेना में अफसर थे। जब ब्रिटिश सेना पीछे हट रही थी तो मोहन सिंह जापानियों के साथ हो गए। जापानियों ने जब भारतीय सैनिकों को मोहन सिंह के सुपुर्द कर दिया, हवाले कर दिया, तो वे उन लोगों को आजाद हिंद फौज में भर्ती करने लगे। दिसंबर 1941 में उत्तरी मलय के जंगलों में कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व वाली पंजाब रेजिमेंट की टुकड़ी जापानी सेना से पराजित हो गई, हार गई। इस टुकड़ी के अंग्रेज लेफ्टिनेंट कर्नल एल.वी. फिट्जपैट्रिक जापान के युद्धबंदी हुए, किंतु बैंकॉक निवासी भारतीय सिख ज्ञानी प्रीतम सिंह के जिम्मेदारी लेने पर कैप्टन मोहन सिंह और अन्य भारतीय सैनिकों को युद्धबंदी के बजाय जापान के मित्र का दर्जा दे दिया गया। जापान के मेजर आईवाची फुजिवारा और ज्ञानी प्रीतम सिंह ने ही कैप्टन मोहन सिंह को इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व करने के लिए उत्साहित किया। दिसंबर 1941 के अंत में कैप्टन मोहन सिंह इसके लिए सहमत हो गए। 15 जुलाई 1942 में मोहन सिंह के नेतृत्व में इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया, जिसमें जापान के मलय अभियान के तहत पराजित ब्रिटिश सेना के भारतीय सैनिकों को शामिल किया गया था। याद रखिएगा, INA का विचार सूत्र ज्ञानी प्रीतम सिंह और फुजिवारा ने दिया, जबकि कैप्टन मोहन सिंह ने उसे प्रथम नेतृत्व प्रदान करने का साहसिक कार्य किया था। INA की पहली डिवीजन का औपचारिक गठन सितंबर 1942 को हुआ। कैप्टन मोहन सिंह इसके प्रथम सेनापति बने। 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने INA की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया। आजाद हिंद फौज का गठन 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किया गया था, याद रखिएगा, और फौज का गठन सिंगापुर द्वीप पर किया गया था। किंतु अगर बात करें तब सिंगापुर द्वीप ब्रिटिश मलय का अंग था। ब्रिटिश मलय में 3 भाग शामिल थे। पहला फेडरेटेड मलय, दूसरा अनफेडरेटेड मलय, तीसरा स्टेटस सेटलमेंट। तृतीय यानी स्टेटस सेटलमेंट के अंतर्गत 4 अलग अलग क्षेत्रों को जोड़ा गया था, जो इस प्रकार है। पहला मलक्का, वर्तमान में मलेशिया का एक राज्य।
दूसरा डिडिंग वर्तमान में मलेशिया के पेराक राज्य का एक जिला है। तीसरा पेनांग वर्तमान में मलेशिया का एक राज्य है। और चौथा सिंगापुर अगस्त 1963 में स्वतंत्रता की घोषणा की। 16 सितंबर 1963 को मलेशिया का अंग बना। 9 अगस्त 1965 को मलेशिया की संसद के एक प्रस्ताव के द्वारा मलेशिया संघ से अलग कर दिया गया और इसी दिन से स्वतंत्र देश बना। स्पष्ट है कि जब सिंगापुर में आजाद हिंद फौज का गठन हुआ तब वह मलय का हिस्सा था। सिंगापुर यानी तत्कालीन मलय में अपने सैनिकों का आह्वान करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, बहुत त्याग किया है किंतु अभी प्राणों की आहुति देना शेष है। आजादी को आज हमें अपने शीश फल चढ़ा देने वाले पागल पुजारी की आवश्यकता है जो अपना सिर कटाकर स्वाधीनता की देवी को भेंट चढ़ा सके। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नारा याद रखिएगा। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। यह आजाद हिंद फौज में नमस्कार का ढंग था और आज यह सारे देश का नारा हो गया है। आजाद हिंद फौज दिवस 12 नवंबर 1945 को मनाया गया था, जबकि 5 नवंबर से 11 नवंबर 1945 के बीच आजाद हिंद फौज सप्ताह मनाया गया था। आजाद हिंद फौज के सैनिकों और अधिकारियों को गिरफ्तार करके ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में उन पर मुकदमा चलवाया। इसमें 3 अभियुक्तों, याद रखिएगा 3 अभियुक्त प्रेम सहगल, गुरुबख्शी और शहनवाज को फांसी की सजा हुई। राशिद अली को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया। इनके बचाव के लिए कांग्रेस ने आजाद हिंद फौज बचाव समिति का भी गठन किया, जिसमें भूलाबाई, याद रखिए भूलाभाई देसाई के नेतृत्व में तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, आशरफ अली और जवाहरलाल नेहरू प्रमुख वकील थे। सरकार के निर्णय के विरुद्ध पूरे देश में तेज प्रतिक्रियाएं हुई। अंत में विवश होकर वायसराय लॉर्ड वेवेल ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए मृत्युदंड की सजा को माफ कर दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के नाजीवाद, फांसीवाद और साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में इलाहाबाद में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में बहुमत प्राप्त किया। इसके बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट इस पर जो प्रश्न पूछा गया पहला है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जिस नगर में हुआ था वह नगर है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जिस नगर में हुआ था वह नगर है, वह नगर कटक है। कटक, ऑप्शन ए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। उन्होंने 1919 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 1920 में वो भारतीय नागरिक सेवा में उत्तीर्ण हुए। 1938 हरिपुरा और 1939 त्रिपुरी में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1939 में कांग्रेस की अध्यक्षता से त्याग पत्र देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। 1941 में ये जर्मनी चले गए। उन्होंने वर्ष 1943 में आजाद हिंद फौज की कमान संभाली। प्राय उन्हें नेताजी के नाम से याद किया जाता है। उन्हें नेताजी उपाधि जर्मन विदेश मंत्रालय ने दिया था। सेकंड प्रश्न है, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? याद रखिएगा फॉरवर्ड ब्लॉक यानी डी ऑप्शन। थर्ड नंबर है, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की थी? सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की थी? तो 1939 में, डी ऑप्शन। 4 नंबर है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस। 5 नंबर है, सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया? सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया? याद रखिएगा जर्मनी यानी सी ऑप्शन। 6 नंबर है, फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, बी ऑप्शन। 7 नंबर है,
INA मानसिक पुत्र था, किनका? INA किनका मानसिक पुत्र था, दिमाग की उपज थी? तो याद रखिए, ज्ञानी प्रीतम सिंह का और मेजर आइवाची फुजीवारा का, यानी पहला और चौथा, डी ऑप्शन। दिसंबर 1941 में उत्तरी मलय के जंगलों में कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व वाली पंजाब रेजिमेंट की टुकड़ी जापानी सेना से पराजित हुई। इस टुकड़ी के अंग्रेज लेफ्टिनेंट कर्नल LV फिट्जपैट्रिक जापान के युद्ध बंदी हुए, किंतु बैंकॉक निवासी भारतीय सिख ज्ञानी प्रीतम सिंह की जिम्मेदारी लेने पर कैप्टन मोहन सिंह और अन्य भारतीय सैनिकों को युद्ध बंदी के बजाय जापान के मित्र का दर्जा दिया गया। ज्ञानी प्रीतम सिंह गदर पार्टी के सदस्य थे। बैंकॉक में भारतीय स्वतंत्रता के लिए ये कार्यरत थे। श्री प्रीतम सिंह जापान के सहयोग से स्वतंत्र भारतीय सेना का गठन करना चाहते थे। जापान के मेजर आइवाची फुजीवारा एवं ज्ञानी प्रीतम सिंह ने ही कैप्टन मोहन सिंह को इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व करने के लिए उत्साहित किया था। 1941 के अंत में कैप्टन मोहन सिंह इसके लिए सहमत हो गए। फरवरी या मार्च 1942 में मोहन सिंह के नेतृत्व में इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया, जिसमें जापान के मलय अभियान के तहत पराजित ब्रिटिश सेना के भारतीय सैनिकों को शामिल किया गया था। INA का विचार सूत्र ज्ञानी प्रीतम सिंह और फुजीवारा ने दिया, जबकि कैप्टन मोहन सिंह ने उसे प्रथम नेतृत्व प्रदान करने का साहसिक कार्य किया था। प्रश्न संख्या 8 है, INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की? INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोहन सिंह। आजाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया था? प्रश्न संख्या 9, आजाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया? मोहन सिंह। ज्ञानी प्रीतम सिंह और मेजर फुजीवारा का नाम विकल्पों में नहीं है, इसलिए विकल्प मोहन सिंह सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10, भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किस वर्ष में हुई? INA की स्थापना किस वर्ष हुई? तो याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा 1942, सी ऑप्शन। व्यवहारिक रूप से सैन्य इकाई के रूप में इंडियन नेशनल आर्मी का गठन मार्च या अप्रैल 1942 में कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा प्रारंभ कर दिया गया था। इसके गठन की औपचारिक घोषणा सितंबर 1942 में की गई। मलय क्षेत्र में भारतीयों के द्वारा अपना राजनीतिक संगठन ऑल मलय इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया गया था। इसकी अध्यक्षता के लिए रास बिहारी बोस को आमंत्रित किया गया। जून 1942 में संपन्न बैंकॉक सम्मेलन में अगर बात करें तो काउंसिल ऑफ एक्शन एवं प्रतिनिधित्व समिति के गठन का प्रस्ताव किया गया था, जिसे इंडियन इंडिपेंडेंस लीग तथा इंडियन नेशनल आर्मी के बीच समन्वय और अधीक्षण का दायित्व सौंपा गया था। रास बिहारी बोस काउंसिल ऑफ एक्शन के अध्यक्ष बनाए गए थे, जबकि KPK मेनन, नेधाम राघवन नागरिक सदस्य तथा मोहन सिंह और गिलानी सैनिक सदस्य थे। जापानियों से मोहन सिंह के वैचारिक मतभेद के कारण दिसंबर 1942 में मोहन सिंह ने INA के विघटन की घोषणा कर दी, लेकिन रास बिहारी बोस ने मोहन सिंह को उनके पद से बर्खास्त कर दिया। बाद में मोहन सिंह जापानी सेना के द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए। INA का नेतृत्व रास बिहारी बोस ने महानायक सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। सिंगापुर पहुंचने के 2 दिन बाद 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व ग्रहण कर लिया। सुविधा के लिए इसे द्वितीय इंडियन नेशनल आर्मी की संज्ञा भी दी जाती है। इसे ही हिंदी में हम आजाद हिंद फौज के नाम से जानते हैं। 11 नंबर है, आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति था कौन? आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति था मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह आजाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति बने। 12 नंबर, आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा कब की गई? आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा कब की गई? सही जवाब है 21 अक्टूबर 1943 को। 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया। 13 नंबर है,
सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की थी? कब? सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा कब की थी? तो याद रखिएगा 21 अक्टूबर 1943, ऑप्शन ए। 14 नंबर, 1943 में आजाद हिंद फौज अस्तित्व में आई। 1943 में आजाद हिंद फौज अस्तित्व में आई, कहां पर? तो याद रखिएगा सही जवाब हो जाएगा तत्कालीन मलय में, यानी डी ऑप्शन। आजाद हिंद फौज का गठन 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किया गया था। फौज का गठन सिंगापुर द्वीप पर किया गया था, किंतु तब सिंगापुर द्वीप ब्रिटिश मलय का अंग था। ब्रिटिश मलय में शामिल 3 भाग थे: फेडरेटेड मलय, अनफेडरेटेड मलय, स्टेटस सेटलमेंट। तृतीय यानी स्टेटस सेटलमेंट के अंतर्गत 4 अलग अलग क्षेत्रों को जोड़ा गया था। पहला मलक्का, वर्तमान में मलेशिया का एक राज्य है। दूसरा डीडिंग, वर्तमान में मलेशिया की पेराक राज्य का एक जिला। तीसरा पेनांग, वर्तमान में मलेशिया का एक राज्य। और चौथा है सिंगापुर। अगस्त 1963 में स्वतंत्रता की घोषणा। 16 सितंबर 1963 को मलेशिया का अंग बना। 9 अगस्त 1965 को मलेशिया की संसद के एक प्रस्ताव के द्वारा मलेशिया संघ से अलग कर दिया गया और इसी दिन से स्वतंत्र देश बना। जब सिंगापुर में आजाद हिंद फौज का गठन हुआ तब मलय का ये हिस्सा था। प्रश्न संख्या नेक्स्ट 15, किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था? किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था? सही जवाब है रास बिहारी बोस, बी ऑप्शन। सुभाष चंद्र बोस जून 1943 में टोक्यो पहुंचे। उसके तुरंत बाद रास बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस के पक्ष में भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता पद से त्याग पत्र दे दिया। सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति घोषित किया गया। 16 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति आजाद हिंद फौज से नहीं जुड़ा था? निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति आजाद हिंद फौज से नहीं जुड़ा हुआ था? तो मेजर करतार सिंह, डी ऑप्शन। दिए गए विकल्प में मेजर करतार सिंह आजाद हिंद फौज से संबंधित नहीं थे। मेजर जनरल शहनवाज खान आजाद हिंद फौज की सुभाष ब्रिगेड के सेनापति थे। प्रेम कुमार सहगल भी INA के प्रमुख अधिकारी थे। कर्नल शौकत अली मलिक INA की गुप्तचर, याद रखिए कर्नल शौकत अली मलिक INA की गुप्तचर सेवा के प्रमुख अधिकारी थे। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें सरदार ए जंग की उपाधि से सम्मानित किया था। 17 नंबर है, आजाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहां स्थित था? आजाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहां स्थित था? तो याद रखिएगा रंगून में, बी ऑप्शन। 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय सिंगापुर से रंगून स्थानांतरित कर दिया था। 18 है, निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज से जुड़े हुए नहीं थे? आजाद हिंद फौज से इनमें से कौन जुड़े हुए नहीं थे? याद रखिएगा BC दत्त, यानी डी ऑप्शन। आजाद हिंद फौज के अधिकारियों एवं सैनिकों को गिरफ्तार करके ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1945 में उन पर मुकदमा चलवाया। इसमें प्रेम कुमार सहगल, गुरबख्श सिंह एवं शाहनवाज को फांसी की सजा और रशीद अली को 7 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। BC दत्त आजाद हिंद फौज से संबंधित नहीं थे। 19 नंबर, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? यह नारा किसके द्वारा दिया गया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? यह नारा था सुभाष चंद्र बोस का। ठीक है, सिंगापुर में अपने सैनिकों का आह्वान करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, बहुत त्याग किया है किंतु अभी प्राणों की आहुति देना शेष है। आजादी को आज हमें अपने शीश फल चढ़ा देने वाले पागल पुजारी की जरूरत है जो अपना सिर कटाकर स्वाधीनता की देवी को भेंट चढ़ा सके। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। प्रश्न संख्या 20 है, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे?
अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? तो याद रखिएगा सिलभद्र याजी, यानी सी ऑप्शन। सिलभद्र याजी बिहार के एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस से जुड़े हुए थे। याजी अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे। 21 भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? तो याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। सुभाष चंद्र बोस 3 अप्रैल 1941 को जर्मनी पहुंचे। 6 माह बाद जर्मन विदेश मंत्रालय की सहायता से उन्होंने द फ्री इंडियन सेंटर का गठन किया, जहां से वे आजादी के पक्ष में ये पर्चे छपवाते थे, भाषण देते थे। 1941 के अंत तक जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने निर्वासित आजाद हिंद सरकार को मान्यता दे दी और सुभाष चंद्र बोस को आजादी की लड़ाई के लिए सेना गठित करने की सहमति प्रदान कर दी। 1942 में सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी के जनरल इरविन रोमेल के उत्तरी अफ्रीका अभियान के दौरान पकड़े गए भारतीय युद्धबंदियों को भर्ती करके 10,000 सैनिकों का दल गठित किया। इसे ही द फ्री इंडियन लीजन कहा गया। प्रश्न संख्या नेक्स्ट 22, इनमें से किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की? इनमें से किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की? तो सुभाष चंद्र बोस। रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर झांसी की रानी रेजिमेंट की स्थापना 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने किया था। लक्ष्मी सहगल आजाद हिंद फौज की महिला ब्रिगेड रानी लक्ष्मी रेजिमेंट की कमांडर थी। आजाद हिंद फौज के अन्य ब्रिगेड थे सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड। 23 नंबर है, निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? किसने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? तो याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। सुभाष चंद्र बोस को 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा शांति निकेतन में देश नायक की उपाधि से सम्मानित किया गया था। महात्मा गांधी ने उन्हें देशभक्तों का देशभक्त कहा था। 24 है, जय हिंद किसका नारा था? जय हिंद किसका नारा था? तो सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस का। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। आजाद हिंद फौज में नमस्कार का ढंग था। आज यह हमारे देश का भी नारा हो गया है। 25 नंबर है, सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम क्या दिया था? तो सही जवाब है स्वराज द्वीप, स्वराज द्वीप। आजाद हिंद फौज के साथ अंडमान निकोबार द्वीप को ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्त कराने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने वहां अपना ध्वज फहराया। अंडमान द्वीप का नाम शहीद और निकोबार का नाम स्वराज द्वीप रखा। 26 आजाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया गया था? आजाद हिंद फौज दिवस किस डेट को मनाया गया था? याद रखिएगा 12 नवंबर 1945 को, ऑप्शन ए। आजाद हिंद फौज दिवस 12 नवंबर 1945 को मनाया गया था, जबकि 5 से 11 नवंबर 1945 के बीच आजाद हिंद फौज सप्ताह मनाया गया। 27 नंबर है, आजाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था? आजाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा राशिद अली, सी ऑप्शन। आजाद हिंद फौज के सैनिकों और अधिकारियों को गिरफ्तार करके ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में उन पर मुकदमा चलवाया। इसमें 3 अभियुक्तों में प्रेम सहगल, गुरुबख्श सिंह और शहनवाज को फांसी की सजा हुई। राशिद अली को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया। ठीक है, 7 वर्ष के कारावास का दंड।
इनके बचाव के लिए कांग्रेस ने आजाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किया, जिसमें भूलाबाई देसाई के नेतृत्व में तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, आसफ अली और जवाहरलाल नेहरू प्रमुख वकील थे। सरकार के निर्णय के विरुद्ध पूरे देश में तेज प्रतिक्रियाएं हुई। अंत में विवश होकर वायसराय लॉर्ड वेवेल ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए मृत्युदंड की जो सजा थी इसको माफ कर दिया। 28 नंबर है, निम्नलिखित में से आजाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया था? आजाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया? तो याद रखिएगा मोहन सिंह। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आजाद हिंद फौज के अधिकारी मोहन सिंह ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया। आजाद हिंद फौज के गिरफ्तार सैनिकों और अधिकारियों पर अंग्रेज सरकार ने दिल्ली के लाल किले में नवंबर 1945 में मुकदमे चलाए, जिनमें एक हिंदू, एक मुसलमान और एक सिख है, यानी पी.के. सहगल, शाहनवाज और गुरुबख्श सिंह ढीलन। इनको एक साथ अभियुक्त बनाया गया। बचाव पक्ष की ओर से भूलाबाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, नेहरू आदि वकील थे। नेहरू ने 25 वर्षों के बाद बैरिस्टर का अपना लबादा पहना था और इसके देशव्यापी विरोध में मुस्लिम लीग भी सम्मिलित हो गई। इसके देशव्यापी जो विरोध था इसमें मुस्लिम लीग भी सम्मिलित हो गई। 29 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने 1945 में आजाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता की? किसने 1945 में आजाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता की? तो सही जवाब है भूलाबाई देसाई। भूलाबाई देसाई। 1945 में लाल किले में आजाद हिंद फौज के सिपाहियों के प्रसिद्ध मुकदमे की पैरवी कैलाश नाथ काटजू, सर तेज बहादुर सप्रू, आसफ अली, जवाहरलाल नेहरू, भूलाबाई देसाई आदि कर रहे थे। वकीलों के इस समूह की अध्यक्षता भूलाबाई देसाई ने भी की थी। प्रश्न संख्या 30 है, आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के उनके लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के उनके लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा सर टीवी सप्रू। सर टीवी सप्रू, तेज बहादुर सप्रू। 31 है, 1945 में आजाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? 1945 में आजाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। 32 है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध आईएनए मुकदमे के वकील थे? आईएनए मुकदमे के वकील निम्न में से कौन थे? तो आसफ अली और भूलाबाई देसाई, सी और डी। 33 है, इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील कौन थे? 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील थे कौन थे? तो भूलाबाई देसाई। 34 है, दिल्ली के लाल किले में प्रसिद्ध आजाद हिंद फौज पर अभियोग चलाया गया था। कब? दिल्ली के लाल किले में प्रसिद्ध आजाद हिंद फौज पर अभियोग चलाया गया, याद रखिएगा 1945 में। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, 1945। 35 है, आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था। आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था लाल किला दिल्ली में। आईएनए यानी आजाद हिंद फौज के गिरफ्तार अधिकारियों पर नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया गया था। इस मुकदमे में मुख्य अभियुक्त आईएनए के 3 अधिकारी मेजर शाहनवाज खां, कर्नल गुरुबख्श सिंह ढीलन और कर्नल प्रेम सहगल थे, जिन पर राजद्रोह का आरोप था। इस मुकदमे में बचाव पक्ष के वकीलों का नेतृत्व भूलाबाई देसाई ने किया था। 36 है, औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरुबख्श सिंह ढीलो याद किए जाते हैं। औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरुबख्श सिंह ढीलो याद किए जाते हैं। याद रखिएगा आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के रूप में, डी ऑप्शन।
37 नंबर है 1945 की प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित थी। 1945 की जो प्रमुख घटनाएं थी आपको जो है सही उत्तर चुनना है। बेबेल योजना याद रखिएगा 14 जून 1945। बेबेल योजना का जो समय है कब है? 14 जून 1945। शिमला सम्मेलन 25 जून से 14 जुलाई 1945। इसके बाद नौसेना विद्रोह जो है ये 18 से 23 फरवरी 1946 और आजाद हिंद फौज मुकदमा जो है नवंबर 1945। यानी सी ऑप्शन 1, 2 और 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। यहां पे आप देख सकते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है 38। सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? तो सीआर दास। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास थे। 39 है इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फासीवाद और साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे। वे थे कौन? इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फासीवाद, साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे। वे थे जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू याद रखिएगा। इन्होंने भारत के नाजीवाद, फासीवाद और साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में इलाहाबाद में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में बहुमत प्राप्त किया था। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में कैबिनेट मिशन योजना 1946 के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहें। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, ज्वाइन कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।